प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीबी हाड़ा व्याख्याता हिंदी राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आप समस्त विद्वत समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे विवेचन का जो केंद्र बिंदु है वो क्लास 12th हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए रचना भाग में लगाई हुई जो महत्वपूर्ण पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम नामक, इसके इकाई 2 से पृष्ठ क्रमांक 114 का महत्वपूर्ण बिंदु नाटक लिखने का व्याकरण इससे संबंधित है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी भूमिका के इस महत्वपूर्ण विषय का। तो देखिएगा, ये नाटक लिखने का व्याकरण। अब ये जो पाठ है क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, इस पाठ को पढ़ने से किस तरह की जानकारियां हमें मिलेंगी। तो इस पाठ में एनसीईआरटी जिस विषय को हमारे लिए प्रस्तुत करने जा रही है वो है नाटक और अन्य विधाओं का संबंध व अंतर। नाटक में समय का बंधन किस रूप में दिखाई देता है वो देखने को आपको मिलेगा। उसके साथ ही नाटक के जो अनिवार्य वो महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन कौन से हैं। नाटक के विषय किस रूप में लेखक या नाटककार जो है वो चुनता है। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार करने की जो अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी है और नाटक की शिल्प संरचना किस तरह। तो आइएगा इस पाठ को शुरुआत करते हैं इकाई 2 में अध्याय 7 नाटक लिखने का व्याकरण। और मेरा पूरा फोकस रहेगा राजस्थान बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को केंद्रित करते हुए। तो जैसे हम विषय की शुरुआत करते हैं मित्रों, उसमें सबसे पहले मराठी नाटककार रहे विजय तेंदुलकर, इनकी पंक्तियों से इस विषय की शुरुआत एनसीईआरटी कर रही है। ये इसकी कोड लाइन है एक तरीके से, और ये पाठ हमें ये बात बता रहा है कि जब साहित्य का विद्यार्थी आगे जाके जब एक अच्छा सरदे सामाजिक, एक अच्छा कवि, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा गद्यकार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करे, और यदि उसे कभी नाटक आदि काव्य विधाएं जो हिंदी साहित्य की अपनी मानी जाती है, और यदि उसे वो लिखना पड़े या वो लिखने के लिए अपने को समर्थ पाए, तो वो किन चीजों का ध्यान रखे नाटक लिखने के लिए। वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन सी अवधारणाएं हैं जिनके बारे में उसे पता होना चाहिए। तो क्लास 12th का ये पाठ ये बताता है कि नाटक लिखने का जो तरीका है या नाटक लिखने का जो व्याकरण है वो किस रूप में हम देख सकते हैं। नाटक लिखने का जो तरीका है वो क्या होगा, किन बातों या किन सावधानियों को हमें ध्यान रखना है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं मूल पाठ से। मैं ये पाठ्य पुस्तक के साथ ही आपको ये सारी बातें समझाता चलूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी वो मूल रास्ता है हमारा जिससे हमें सफलता की राह को पाना है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के कदमों के साथ सदे हुए नपे हुए कदम बढ़ाते हुए। तो सबसे पहले विजय तेंदुलकर जो मराठी नाटककार हैं वो नाट्य विधा के लिए क्या लिखते हैं। तो मैं आपके लिए बकौल विजय तेंदुलकर के शब्दों को उसी रूप में रखता हूं, फिर धीरे धीरे इनके अर्थ खोलेंगे। कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। विजय तेंदुलकर करें, हर बात बहुत ही काम की है और बीज वाक्य लिखे हैं ये। एनसीईआरटी यदि इसको अपनी कोड लाइन के रूप में अगर नाटक लिखने के व्याकरण अध्याय के सबसे प्रारंभ में लिख रही है तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखते हैं वो महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें। तो सबसे पहले विजय तेंदुलकर जी लिखते हैं कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उन नियमों के पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे। नाटक का माध्यम खून में उतर जाना चाहिए, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। विजय तेंदुलकर जी ने बहुत से बीज मंत्रों को इन संदर्भित लाइनों में प्रकट किया है। अब कोशिश करते हैं, देखते हैं कि ये जो एनसीईआरटी इनका चयन कर रही है कि इन कथन का तात्पर्य क्या है और ये कथन क्या बताने चाहते हैं। तो नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है, मतलब नाटक लिखने की जो कौशल है वो लेखक की अपनी दृष्टि और भावनात्मक गहराई से, न कि केवल स्थापित नियमों का पालन करने से। ऐसा नहीं है कि नाट्य शास्त्र ने जो नियम लिख दिए हैं उनका पालन करने से ही आपको नाटक लिखने का जो कौशल है, नाटक लिखने का जो तरीका है वो आपको आ जाएगा। यानी कि लेखक की अपनी अंतर्दृष्टि और भावनात्मक गहराई होना बहुत जरूरी है। नियमों से काम नहीं होगा। नियमों का पालन जो है वो मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शन के रूप में तो आप उनका चयन कर सकते हैं, लेकिन एक जो महान नाटककार होता है वो नियमों
का अपवाद भी हो सकता है। लेखक की सफलता तब होती है जब वो नाटक को अपने खून में उतारता है। ये जैसा लिख रहे हैं ना, नाटक का माध्यम में खून में उतर जाना चाहिए, यानी कि लेखक की सफलता तब है जब वो नाटक को अपने खून में उतारता है, उसे जीवंत महसूस कराता है, जिससे दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि नियम सहायक होने चाहिए, अनिवार्य नहीं। नाट्यशास्त्र के नियम मार्गदर्शन प्रदान करें, वे महान नाटक लिखने की गारंटी नहीं होना चाहिए। कई बेहतरीन नाटक इन स्थापित नियमों को तोड़ते हैं और अपवाद साबित होते हैं। लेखक की जो मौलिकता होती है और जो अंतर्दृष्टि होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक उत्कृष्ट नाटक तभी लिखा जा सकता है जब लेखक उस विषय को गहराई से महसूस करे। इसका मतलब है, खून में उतारने का मतलब है कि वो विषय वस्तु, वो अंतर्दृष्टि उस विषय से लेखक का या नाटककार का गहराई से जुड़ा हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि लेखक को अपने पात्रों और कहानी को पूरी तरह से समझना और महसूस करना होगा। जब नाटककार ये महसूस कर लेगा तभी वह एक अच्छा नाटक लिख पाएगा। जो नाटक का माध्यम होता है वह केवल शब्दों और घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि भावनाओं को व्यक्त करना होता है। जब नाटक लेखक के संज्ञा पर गहरी छाप छोड़ता है तो उसे प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक अच्छा नाटक केवल नियमों का पालन करने से नहीं लिखा जा सकता, बल्कि इसके लिए लेखक की अपनी रचनात्मकता, भावनात्मक गहराई और आंतरिक समझ आवश्यक है। नाटक को खून में उतारने का अर्थ है कि लेखक की अपनी आत्मा और अनुभव कहानी में घुल मिल जाए, ताकि वह दर्शकों के मन में एक स्थायी छाप छोड़ सके। विजय तेंदुलकर जी जो मराठी नाटककार हैं, इन पंक्तियों के द्वारा नाटक लिखने के व्याकरण, नियमों, अनुशासन के बारे में जो बातें आपसे साझा कर रहे हैं, हम सबसे साझा कर रहे हैं, वो बहुत हद तक अपने अनुभव में रचे हुए ये जो उनके शब्द हैं, ये एक तरीके से नाट्य शास्त्र के नियम ही मानकर चलें। आप आगे बढ़ाते हैं इस विषय को, जैसे हम आगे ले जाते हैं तो देखिएगा ये विषय ऐसे खुलता है। एक एक वाक्य, बीज वाक्य मानिएगा आप एनसीईआरटी का, कि लगातार ये प्रश्न सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है। फिर इसकी रचना में क्या अंतर जरूरी हो जाता है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। आप ये याद रखिएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि नाटक को भारतीय परंपरा में किसकी संज्ञा दी गई है? तो दृश्य काव्य की, क्योंकि इसका रंगमंच के ऊपर मंचन होता है, इसे देखा जाता है। ये 3 डायमेंशन विधा है। जहां से नाटक अपनी निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है, वह है इसका लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होना। जहां साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती, जैसे चाहे तो आप कविता ले लें, चाहे आप उपन्यास ले लें, कहानी ले लें, उनका जो लिखित रूप है वही उनका अंतिम रूप होता है, किंतु नाटक का वो अंतिम रूप नहीं होता। वहीं एक नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है, 1 डायमेंशन होता है। जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है, यानी रंगमंच के ऊपर पात्र जब उसका निर्वाह कर लेते हैं तब जाकर नाटक कंप्लीट होता है। निष्कर्ष यह है कि साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती है, पर नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आगे देखिएगा। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है और वह है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। अब नाटक लिखते समय नाटककार को समय के बंधन का पूरा पता होना चाहिए। समय का बंधन कैसे? कि एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना होता है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए, भले उसकी विषय वस्तु को, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। चाहे विषय वस्तु भूतकाल की हो
या भविष्य की, किंतु उस नाटक, इन दोनों स्थितियों में नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। यही कारण है कि नाटक के जो मंच निर्देश होते हैं हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं, चाहे कोई भी हो, उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। जैसे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटना को कहानी, उपन्यास या कविता में उसके मूल संदर्भ में उसी काल में रखकर भी उसका पाठ किया जा सकता है, पर नाटक में उसे हमारी आंखों के सामने ही एक बार फिर घटित होना होता है। समय को लेकर एक और तथ्य यह है कि साहित्य की दूसरी विधाओं यानी कहानी, उपन्यास या फिर कविता को हम कभी भी पढ़ते या सुनते हुए बीच में रोक सकते हैं। जब हमारा मन कर रहा है तब हम पढ़ सकते हैं और उसके बाद उसको आधे या अधूरे में छोड़कर हम जा सकते हैं या कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं और कुछ समय बाद फिर वहीं से शुरू कर सकते हैं। पर नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। नाटक के लिए ये समय के बंधन को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है क्योंकि चरित्र का विकास अनिवार्य है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। क्योंकि आपके चरित्र को उसके चरित्र का पूरा निचोड़ने के लिए उसके सारे घात प्रतिघातों या संवादों को, जिससे उसका चरित्र स्पष्ट हो सके, उतना समय देना जरूरी है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है कि किस अंक में कौन सी कथा या कथ्य या कथा वस्तु कितनी होनी चाहिए, उसका प्रारंभ कैसा होगा, उसका विकास कैसा होगा और अंत में क्लाइमेक्स के साथ अंतिम में कथा वस्तु किस रूप में लिखी जाएगी। तो इसका जो सम्यक विभाजन है उसको बांटने की भी जरूरत होती है। यदि हम भरत लिखित यानी भरत मुनि जो हमारे पुरोधा हैं नाट्य विधा के, उनकी जो प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र नामक रचना है उसको भी देखें तो उसमें भी नाटककार से ये अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। यह आप याद रखिएगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितने समय की निर्धारित की गई है, कितनी अवधि की अपेक्षा की गई है, तो वो है 48 मिनट की। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत जरूरी है, आप याद रखिएगा इन तथ्यों को। इसलिए मैं मूल पाठ्य पुस्तक आपके लिए बकौल उसे एक एक शब्द पढ़ रहा हूं और जहां जरूरत होगी उसको स्पष्ट करते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे। वैसे एनसीईआरटी खुद ने ही विषय को अत्यंत सरल रूप में प्रस्तुत किया है, तो आगे बढ़िएगा। चलो पहला हुआ समय का बंधन। अब दूसरा अंग देखते हैं, वो है शब्द। वैसे यह साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक होता है शब्द, पर साहित्य की 2 ही विधाओं कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेष महत्व है। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। हमारे नाट्य शास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये बनने लायक है कि नाटक का शरीर किसे कहा गया है। तो नाटक का जो शरीर है वो नाट्य शास्त्र में वाचिक यानी बोले जाने वाले शब्दों को कहा गया है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं। कहानी या उपन्यास जो साहित्य की अन्य जो विधाएं हैं उनमें जो ये कहानी और उपन्यास है, ये शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या अधिक से अधिक उसका चित्रण कर पाते हैं। यही कारण है कि इसे वर्णित या फिर नैरेटिव विधा कह दिया जाता है। कविता इससे आगे है। अब आप याद रखिएगा, वर्णित या जो नैरेटिव विधा है वो कहानी और उपन्यास क्यों है? क्योंकि कहानी और उपन्यासों में मात्र शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन मात्र कर दिया जाता है या फिर अधिक से अधिक लेखक उसका चित्रण कर सकता है मात्र शब्दों के द्वारा। कविता इन नैरेटिव विधाओं यानी कहानी और उपन्यास से कुछ आगे बढ़ी हुई होती है। क्यों? तो एनसीईआरटी उसको भी स्पष्ट कर रही है आपके लिए। तो आप देखिएगा कि कविता को हम उपन्यास व कहानी से आगे किस अर्थ में पाते हैं। इसके जो शब्द होते हैं कविता के, वो बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए कविता
कहानी व उपन्यास जैसी नैरेटिव विधाओं से आगे है, क्योंकि उसके शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं, जो कि सहृदय सामाजिक के मन मस्तिष्क में विचारात्मक चित्र बनाने में सक्षम है। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता ही नाटक के सबसे ज्यादा निकट जान पड़ती है। यह अगला क्वेश्चन, ऐसी कौन सी विधा है जो नाटक के सबसे ज्यादा निकट जान पड़ती है? तो आप राइट आंसर देंगे कविता। क्यों? क्योंकि कविता मात्र नैरेटिव विधा नहीं है, कहानी या उपन्यास जैसी, यानी कि उसमें मात्र वर्णन नहीं है, उसके अलावा भी उसके जो शब्द हैं वो बिंब और प्रतीकों में बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये जो क्षमता है ये सहृदय सामाजिक के मन मस्तिष्क में चित्र बनाने की योग्यता से युक्त है। इस वजह से कविता 3 डायमेंशन जैसी भी हो जाए। वैसे आगे बढ़ाते हैं विषय को। कहानी या उपन्यास में भी वर्णन घटित होता है, लेकिन अंतर यह है कि नाटक में वह कहानी सचमुच हमारी आंखों के सामने घटित होती है रंगमंच पर। इसी आधार पर कहा जाता है कि एक कवि जो है वो सफल नाटककार भी हो सकता है। ऊपर के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष ये निकला कि, अब निष्कर्ष रूप में हम क्या कहें तो निष्कर्ष आपके समक्ष स्पष्ट करते हैं, वो ये है कि नाटककार के लिए जरूरी है कि वह अधिक से अधिक संक्षिप्त एवं सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे। यह आप याद रखिएगा। वह एक श्रेष्ठ व अच्छा नाटककार माना गया है जो अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, जो अपने आप में वर्णित न होकर क्रियात्मक अधिक हो। उसकी भाषा जो है वो मात्र वर्णात्मक न हो, क्योंकि इससे विधा और जो चरित्र होते हैं वो टाइप हो जाते हैं। उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए, यानी कि कहने की अपेक्षा कुछ छोड़ भी दिया जाए, कुछ अवकाश दे दिया जाए, कुछ अर्थ बढ़ने की जगह उनमें पाठक के लिए अवकाश उन जगह होना चाहिए व्यंजना के रूप में। ये कहा भी गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों से ज्यादा वह ध्वनित करे, जो लिखा या बोला नहीं जा रहा। नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष रूप में हमारे समक्ष स्पष्ट है कि जो नाटककार हो वह संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे, उसकी जो भाषा है वो क्रियात्मक अधिक होना चाहिए, उसके जो शब्द हैं वो दृश्य बनाने की या चित्र बनाने की क्षमता से युक्त हो और उनमें व्यंजना अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य भी हो, यानी कि वो लिखे और बोले गए शब्दों से ज्यादा ध्वनित करे जो लिखा और बोला नहीं जा रहा है। नाटक का मात्र जो मौन भी होता है या जो उसका अंधकार या जो ध्वनि प्रभाव होता है पीछे से साउंड इफेक्ट्स, वह कहानी और उपन्यास के कई लंबी कथानक की बराबरी कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो दूसरा तत्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, नाटक के लिए क्या जरूरी है? तो आप देखिएगा, एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा रचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या रचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है, क्योंकि अगर यदि आपने नाटक बहुत अच्छा लिखा पर मंच के ऊपर मंचन में अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो नाटक की प्रभावशीलता कम हो जाएगी। आपके संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद अधिक लंबे भी ना हो कि बोलने वाला उनसे भूल जाए नाटकों संवादों को या उसको याद रखने में तकलीफ हो। जो आपका दृश्य होना चाहिए वो ऐसा हो कि वो उस मंच पर सिमट जाए या मंच पर उसको प्रस्तुत किया जा सके। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, क्योंकि आप ऐसे दृश्यों का चुनाव
कर सकते हैं जिनका मंच पर अभिनय किया जा सके। आप ऐसे दृश्यों का चुनाव नहीं कर सकते जिनका मंच पर जिनको अभिव्यक्त करना या मंच पर जिनका प्रदर्शन करना कठिन हो जाए। फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाएगा कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़े। ये कला एक कुशल नाटककार जो कि एक कुशल संपादक भी है उससे अवश्य आना चाहिए। आगे देखिएगा, विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब अगली विशेषता की ओर आपको लेकर चलता हूं। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। ये इसका अगला महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरी किसी विधा के लिए ये कतई जरूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। संवादों के बिना नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार जैसे तत्व अनिवार्य हैं। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में आरंभ से ही हो गई थी, क्योंकि नाटक बिना संवादों के अपनी कथा को आगे गति नहीं दे सकता। और जो संवाद होते हैं वो अनिवार्य रूप में नाटक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि संवादों के द्वारा ही चरित्रों का चित्रण, उनमें तनाव, उत्सुकता, रहस्य या सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उनके टाइप चरित्र होने से उन्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो संवाद ही है। संवादों के द्वारा दो विरोधी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करवाया जा सकता है। इस वजह से भारतीय इंडियन कॉन्सेप्ट में नायक, प्रतिनायक या सूत्रधार आदि की परिकल्पना पहले से ही कर दी गई है। अब गतिविधि में एनसीईआरटी ने आपके लिए दिया है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप लेखक के इस विचार से सहमत है? बिल्कुल। पक्ष और विपक्ष का समूह बनाकर इस विषय पर चर्चा करें। आगे देखिए, वह कौन सी चीज है जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करती है, और वह है संवादों का अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होना, दृश्यात्मक होना, लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज्यादा उन संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना। तो संवाद कैसे होना चाहिए कि वो अपने आप में वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक व दृश्यात्मक हो। और इस तरह के संवादों को क्या कहा जाता है? जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सब टेक्स्ट कहा गया है। जिस नाटक में इस तत्व की यानी सब टेक्स्ट की यानी कि क्रियात्मक व दृश्यात्मक संवादों की ज्यादा संभावनाएं होंगी, वह नाटक उतना ही सफल होगा। उदाहरण के लिए आप हेमलेट का यह प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी या स्कंद गुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, जयशंकर प्रसाद का ये प्रसिद्ध नाटक है और उसकी ये प्रसिद्ध पंक्ति है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। इस तरह के जो संवाद है वो अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देते हैं। ये उदाहरण दिया है। अब कैसे उजागर कर देते हैं? तो ये जो जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है स्कंद गुप्त, इसका जो ये संवाद है इसे भी हम देख सकते हैं। इन्होंने खुद ने इसमें ये कहा है एनसीईआरटी ने कि इसमें अनगिनत संभावनाओं को उजागर किया गया है। किस तरह से अनगिनत संभावनाएं हैं कि अधिकार का जो सुख यानी नशा करने जैसा है, जो व्यक्ति को क्या कर देता है? मादक यानी विवेकहीन बना देता है, उससे क्या अपनी सत्ता की वास्तविकता से दूर कर देता है। इसमें व्यक्ति की जो नियामक और कर्ता बनने की जो प्रबल इच्छा से उत्पन्न होने वाली जो अर्थहीनता की संभावना है, क्योंकि यह भौतिक और निरर्थक सुख की ओर ले जाती है। इसके साथ ही इसमें नायक स्कंदगुप्त का अंतर्द्वंद और कर्तव्य निष्ठा के बीच की कश्मकश भी दिखाई देती है। अगर यदि आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आप इस बात को वहां नाटक में देखेंगे कि यहाँ अंतर्द्वंद का चित्रण बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है इस लाइन में। ये एक तरीके से विवेकहीनता और अवास्तविकता को भी प्रकट करती है। अधिकार का जो नशा होता है व्यक्ति को मानने पर मजबूर कर देता है कि वही सब कुछ है जिससे वो वास्तविकता को देख ही नहीं सकता है, इसलिए मादक कहा है। और अंततः जो अधिकार का सुख है वो निरर्थक ही है, भले ही व्यक्ति इसके लिए लगातार प्रयास करता रहे। यह एक व्यर्थ प्रयास है जो केवल भ्रम पैदा करता है, क्योंकि व्यक्ति खुद को नियामक और कर्ता समझने लग जाता है इसमें, जो उसकी असली पहचान या दायित्व से उसे दूर लेकर जाता है। इस तरह से ये जो लाइन है ये अर्थ की अनगिनत संभावनाओं को उजागर करने वाली लाइनें हैं। और इस तरह की जो लाइनें हैं या इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से या जो संवाद हैं ये
अपने आप में ही क्रियात्मक है। एक तरीके से इनको सब टेक्स्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप रंगमंच के ऊपर यहाँ अपने पात्रों को क्रिया करते हुए, संवाद डायलॉग डिलीवरी करते हुए देख पाएंगे। जो रंगमंच है उस पर वो अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करते हैं। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। अपनी विचारों को पुरजोर तरीके से रखने का अगर यदि कोई माध्यम है तो वो रंगमंच है। वो कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है। आप मोहन राकेश के नाटक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान, ये एक सामान्य स्थिति का जिक्र कर रही है एनसीईआरटी, कि जो कोई भी जीता जागता या जो संवेदनशील प्राणी है वो वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मजे की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त साबित होगा। ये बात भी आप जरूर ध्यान रखें। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नाटक में, ये देखिए, किसी नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है। उदाहरण के लिए हम अंधा युग, तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। ये जो अंधा युग नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है और उसमें इस तरह के नकारात्मक तत्वों की उपस्थिति आप देख पाएंगे। धर्मवीर भारती जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको लिखा है, आगे देखिएगा। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार, व्यवस्था अथवा तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। यही वजह है कि हमारे जो आधुनिक नाटककार को राम की अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप, कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें नकारात्मक संभावनाओं की उपस्थिति अधिक दिखाई पड़ती। तो ये नाटक लिखने का जो अनुशासन है ये आपको एनसीईआरटी धीरे धीरे स्पष्ट कर रही है। आप आगे बढ़िएगा कि नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाए वो सपाट, सतही और टाइप न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस बात को आप ध्यान देना, क्योंकि नाटक के लिए जो ये जो चरित्र कहे गए, क्योंकि नाटक बिना चरित्रों के, क्योंकि चरित्र ही तो संवाद बोलेंगे, पात्र मतलब पात्र ही संवादों का मंचन करेंगे, वो क्रियात्मक स्थिति में रहेंगे, रंगमंच के ऊपर अलग अलग भूमिकाओं में अपनी बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो जो चरित्र है वो चरित्र कैसे होने चाहिए नाटक के लिए, ये अगली वाली लाइन बता रही है। और ये कर रही है कि नाटक में जो चरित्र हो वो सपाट, सतही टाइप नहीं हो, यानी वो सीमित व्यक्तित्व वाले नहीं हो, सीधे सीधे सरल शब्दों में जिनका कि विकास ही नहीं हो, ऐसे पात्र नहीं हो। एक विचार, भावना, जैसे कहते हैं कि अब कोई एक चरित्र है, वो पता है प्रारंभ से लेकर अंत तक लालची बता दिया जाए, चालाक बता दिया जाए या बेवकूफ जैसा हो, तो इस तरह के सतही चरित्र नहीं हो, उथले चरित्र नहीं हो, क्योंकि इनके द्वारा नाटक में कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये पात्र केवल एक पक्ष और विचार को दर्शाने वाले ही होते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व सीमित होता है, इनके व्यक्तित्वों में गहराई नहीं होती। जो पात्र सपाट होते हैं, सतही होते हैं, टाइप होते हैं, उनके व्यक्तित्वों में गहराई नहीं होती है, क्योंकि वो एक ही प्रकार की भावना या चरित्र को बार बार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए और इस तरह के जो चरित्र है, यदि उनका मंच के ऊपर प्रतिनिधित्व अधिक है तो वो जो नाटक है उससे दर्शक बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। दर्शकों में उस विषय के प्रति रोचकता खत्म हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही उस कैरेक्टर्स की कमियों को, खामियों को पहले से कल्पना कर लेते हैं। यहाँ विचार, और ये एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि नई मौलिक या नवीन विचारों का ये जो पात्र होते हैं ये प्रतिनिधित्व भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब इनका प्रयोग लेखक करता क्यों है? क्योंकि लेखक अक्सर इन पात्रों का उपयोग अपने विचारों या किसी सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए करता है। इस वजह से भी ये रोचकता को खत्म कर देते हैं। पात्रों का सहज विकास नहीं हो पाता इनके द्वारा, और वे कहानी के साथ बदलते भी नहीं है। स्वाभाविक विकास का मतलब है कि पात्रों का विकास सहज होना चाहिए, सरल लगे, स्वाभाविक लगे दर्शकों को, देखने वालों को। वे कहानी के साथ बदलते नहीं है, जिससे कि वे दर्शकों को कृत्रिम लग सकते हैं। तो पात्र कैसे नहीं होने चाहिए नाटक के लिए? सपाट, सतही व टाइप्ड पात्र नहीं हो। जिस प्रकार
आगे देखिएगा, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कर सकते, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। वो एक जैसी फॉर्मेट के पात्र नहीं होने चाहिए। उनके व्यक्तित्व में अंतर्द्वंद्वों, परस्पर विरोधी विचारधाराओं का सम्मिश्रण होना चाहिए। नाटक लिखने के लिए ये समस्त बहुत बारीक बातें हैं जिनका जिक्र एनसीईआरटी कर रही है। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन ऐसा कभी भी न लगे कि वो पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है, कि विचार तो पहले से निर्धारित है और वो शब्दों के द्वारा उनको अभिव्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है और इससे नाटक कमजोर होता है। हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी है, न कि कविता, कहानी, उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। इसलिए रंगमंच पर क्या होने वाला है कि या ये किस तरह के विचार प्रदर्शित करेंगे, इसकी पूर्व कल्पना सहृदय सामाजिक न कर सके, वो ऐसी स्थिति के पात्र होने चाहिए। अतः संवाद जितने ज्यादा सहज स्वाभाविक होंगे उतना ही दर्शक के मर्म को छुएंगे। ये बात भी आप याद रखिएगा। यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय क्या है? अब ये बात भी एनसीईआरटी कर रही है कि संवाद सहज होने चाहिए। अब सहज से हम क्या समझे, तो ये आप देखिएगा, भाषा की सरलता से इसका अर्थ नहीं है संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हों। जैसे कि हम कविता के लिए कहते हैं कि कविता सरल होनी चाहिए, अलंकारों का उसमें बहुसंख्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए, तत्सम शब्दों का भी अधिक प्रयोग नहीं हो, तो हम ऐसा कविता के लिए कहते हैं। तो भाषा यहाँ कैसी होनी चाहिए, आप ये याद रखिएगा कि स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार हो, उसको सहज शब्द से अभिव्यक्त किया गया कि कैसी स्थिति के पात्र हैं, किस परिवेश में वो चित्रित किए जा रहे हैं, तो उस स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार उसके संवाद और भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यदि वे स्वाभाविक उस स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं, तब उनके दर्शकों तक संप्रेषित होने में उन संवादों को कोई मुश्किल नहीं होगी। इस दृष्टि से हम जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटककारों की भाषा में ये विशेषता देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार यदि उन्हें लगा तो संवादों को तत्सम शब्दों से युक्त किया, उसकी परिवेश की जैसी मांग थी वैसा उन्होंने कहलवाया और उन्होंने उन संवादों ने वहां पर व्यवधान पैदा नहीं किया है। इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल यह उस शील पोर्शन रचना का भी है जिसके भीतर से नाटककार अपने कथ्य को व्यंजित करता है। अब ये देखिएगा, एनसीईआरटी ब्लॉग बनाकर एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके बीच में साझा कर रही है, यानी कि निचोड़ के रूप में, वो भी मैं आपके लिए यहाँ स्पष्ट कर दूं। ये देखिएगा कि नाटक ही एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। हमने जो पढ़ा उसको निष्कर्ष रूप में समेट रही है अब एनसीईआरटी। तो आप पहली बात ये याद रखेंगे, नाटक एक ऐसी विधा है जो हमेशा वर्तमान काल में घटित होती है। यहाँ तक कि नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्य काल से संबंध हो, तब भी उसे वर्तमान काल में ही घटित होना पड़ता है। दूसरा, नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, फिर उन्हें एक निश्चित क्रम में रखना होता है। एक अच्छा नाटक वही है जो कथा को आपसी बहस और मुबाहिसों से आगे बढ़ाए। नाटक और रंगमंच जैसी विधा का सृजन मूलतः अस्वीकार के भीतर से ही होता है। हमने कहा ना कि रंगमंच पर आप अपना पुरजोर प्रतिरोध जाहिर करें। आगे देखिएगा इस बात। आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद है। कैसे कि सबसे पहले तो स्वप्न वासव दत्ता, अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे संस्कृत नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। ये शास्त्रीय नाटक है। एक लोक नाटकों का फॉर्म है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है, सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से ही घटित होता है। दूसरा शिल्प का प्रकार। अगला फारसी नाटकों का एक अपना अलग शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित संवादों पर
आधारित होता है। अगला, इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित। इनके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक की अपनी अलग अहमियत है। यह नाटककार को तय करना है कि वो इनमें से किसी एक तरह के शिल्प का चुनाव करे, अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करे, अथवा इन सबको छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत हो। ये वो पहली बात जहां से विजय तेंदुलकर साहब ने जो कही थी, मैं वहीं पर आपको लाता हूं कि नाटक का जो तंत्र है वो लेखक को खुद तैयार करना पड़ता है। तो उसी बात पर जहां से एनसीईआरटी ने इस नाट्य विधा के लिए जो कई सारे अनुशासनात्मक बातों की शुरुआत की थी, अंत भी वो उसी बात पर आकर एनसीईआरटी खत्म करती है कि नाटककार को यह तय करना है कि वो इनमें से किसी एक शिल्प के चुनाव करे, अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक शैली तैयार करे, अथवा इन सबको छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प प्रस्तुत करे। ये मौलिकता, ये प्रस्तुतिकरण उसका खुद का होगा। प्राय कहा जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है। ये बहुत गहरे अर्थों को लिए हुए लाइन है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित करता है, और यही सही स्थिति है कि कथ्य को ही अपना शिल्प चुनने की स्वतंत्रता एक नाटककार को देनी चाहिए। लेकिन जब जब नाटककार ने पहले शिल्प या रचना को निश्चित कर लिया और फिर उसमें किसी कथ्य कहानी को फिट करना चाहा, तो ऐसी कोशिशें बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई। यानी कि इसमें नाटककार को बहुत हद तक सफलता नहीं मिली यदि उसने पहले से निर्धारित शिल्प में कथ्य या कथानक को फिट करना चाहा, तो वो इसमें फेल ही हुआ है। तो पुनः मैं विजय तेंदुलकर साहब की पंक्तियों पर ही आपको ले जाकर इस विषय को यहाँ इतिश्री करना चाहूंगा, क्योंकि ये 119 पेज के ऊपर हमने लगभग नाटक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं नाट्य निर्माण से वो देखे हैं। नाटक लिखने का व्याकरण, जो महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष एक नाटक लिखने के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, वो सब बातें यहाँ पर कही है। तो ये देखेगा विजय तेंदुलकर साहब के बात पर वापस लाता हूं आपको कि नाटक का तंत्र लेखक को खुद निश्चित करना पड़ता है। नाट्य तंत्र के नियमों से मार्गदर्शन आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पालन से ही अच्छा नाटक लिखा जा सकता है। विश्व के बहुत से अच्छे जो नाटक हैं, अच्छे नाटक तो इन नियमों के अपवाद ही साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से नियमों का पालन नहीं किया, नियमों को मार्गदर्शन की भूमिका में रखा और उसके शिल्प, उसके कथ्य, कथानक, चरित्र, संवाद आदि के लिए उनके मन मस्तिष्क में जो विचार थे, उन्होंने उन विचारों के अनुरूप ही अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया। खून में उतर जाना चाहिए नाटक का माध्यम, संज्ञा पर उसकी छाप उठनी चाहिए, यानी कि दर्शक इतना प्रभावित होता है, इतना जुड़ जाए उससे कि देखने वाला और जो नाटककार खुद है वो एकाकार स्थिति में महसूस करने लगे, तभी कोई लेखक अच्छा नाटक लिख सकता है। तो इस तरह से मित्रों, ये नाटक लिखने के व्याकरण पर जो बातें आपसे की जानी चाहिए थी, मैंने बकौल एनसीईआरटी के शब्द पर आपसे एक एक बात जितनी खोल सकता था उतना खोलने का प्रयास किया है। मित्रों, आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में अपनी बात रखने का प्रयास करें। बहुत जल्दी अगले बिंदु के साथ आपसे मिलने का प्रयास करता हूं। तब तक के लिए इजाजत दें, आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।